सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं किसे लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। प्रतिष्ठित संगीतकार हैं ये प्यारेलाल शर्मा, जिनको अभी लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत के क्षेत्र में एक फेमस जोड़ी का नाम आपने जरूर सुना होगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी, तो ये उन्हीं में से एक है। उन्होंने कई सारे फेमस सॉन्ग हिंदी सिनेमा को दिए हैं, जिसमें से एक तो आपको याद भी होगा, माई नेम इज लखन, वो वाला इन्होंने दिया है। तो याद रखना, अभी लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला किसे, प्यारेलाल शर्मा को। इस बार इसका ये 33वां संस्करण है। बाकी ऑप्शन पे चलोगे तो बी आर कंबोज के बारे में आपने पढ़ा होगा, MS स्वामीनाथन पुरस्कार इनको मिला है। और MS स्वामीनाथन जी से भी याद आएगा, अभी 2024 में हमने पढ़ा था भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। सुकृता पॉल कुमार की बात करें, टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला। सविता कंसवाल की बात करें, मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार इनको मिला। ये उत्तराखंड की पर्वतारोही है, निधन हो गया इनका, यानी कि मरणोपरांत मिला। फिर पूछ रहे हैं टाटा डिजिटल के नए MD CEO कौन बने, तो आंसर होगा नवीन तहलियानी। तो अपॉइंटमेंट है, सीधा वन लाइनर में याद रखेंगे, नवीन तहलियानी ये भी टाटा डिजिटल के नए MD CEO बने हैं। उपेंद्र द्विवेदी यादव भारतीय सेना में उप प्रमुख बने थे। अनिल कुमार लाहौटी यादव ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। और दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने थे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 10 फरवरी को। तो हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम भी है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगों, यानी कि पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। पहली बार इस दिन को हमने 2019 में मनाया था। आपको ये भी बता दूं कि 2016 को दलहन के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में मनाया गया था। और अभी 2023 को हमने बाजरे का अंतरराष्ट्रीय दिवस ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया था, मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, कुछ भी आप कह दो। अच्छा, आप अब कमेंट करके बताएंगे 2024 को किस वर्ष के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग है। और अभी उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की घोषणा की थी। मैं आपको बता दूं कि 2004-05 से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। भारत सरकार ने इसे बंद करके 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू कर दी थी, जिसे पश्चिम बंगाल को छोड़ करके धीरे धीरे सभी राज्यों ने अपना लिया था। लेकिन अभी पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने वाला, फिर से शुरू करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य, याद रखना, ये बन गया है सिक्किम। कैपिटल जिसकी गंगटोक होती है। मुख्यमंत्री हमने कहा प्रेम सिंह तमांग है। और ये भी ध्यान रखना कि सेंसस 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या ये आपको मिलेगी सिक्किम में ही। लेकिन सबसे कम, सबसे न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ये कहाँ पे मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर मैस्कॉट क्या है, तो आंसर होगा अष्टलक्ष्मी है। ये जो अष्टलक्ष्मी है ये रिप्रेजेंट करता है तितली को, जो वहां पे पाई जाती है। और इसी को अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का मैस्कॉट बनाया गया था। मैंने आपसे पूछा भी था ना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 ये कहाँ पे हुए और कौन जीता। और इस बार याद रखना ये इसका 4था संस्करण था, जो कि हुआ कहाँ पे, असम में, असम के गुवाहाटी में हुआ। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी हो गया। बाकी आपको बताना है कि इसमें विजेता कौन रहा। चिंता मत करो, मैं तो आपको बताऊंगा, इसे जो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ उनके जवाब मैं दूंगा आगे क्वेश्चन में। लेकिन अभी आप बताओ, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट है ये, जो कि सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा पर आधारित है, बेस्ड है। अभी ये शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव एक जगह है, वहां पे ये शुरू हुआ है। इसमें हर दिन 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इससे लगभग 4.5 लाख मैट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। और इसकी स्थापना किसने की है, सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर के। लागत आई है 960 करोड़ रुपए। आप इसे यूं भी कह सकते हो कि ये देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है।
क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ये भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र है। मतलब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक तरह का सोलर प्लांट है। तो सोलर है तो दिन में तो सोलर से बिजली बन जाएगी, सूर्य की रोशनी से बिजली बन जाएगी यहाँ पे, और साथ में बैटरी में भी स्टोर होती रहेगी, ताकि रात्रि में जब सूर्य नहीं निकलेगा, सोलर से बिजली नहीं पैदा होगी, तो उस समय जो बैटरी में एनर्जी स्टोर हुई है उसको रात में उपयोग में लिया जाएगा। तो दिन और रात दोनों में काम चलता रहेगा, तो ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत और बांग्लादेश दोनों ने जीता है। मतलब इसमें फाइनल में भारत और बांग्लादेश दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फाइनल में दोनों टीम का स्कोर बराबर था। फिर क्या किया गया? सिक्का उछाल करके विजेता घोषित किया गया, तो भारत विजेता बन गया। लेकिन घरेलू दर्शकों और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने विरोध किया, उसके कारण से दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। ये हुआ कहाँ पे था? ये बांग्लादेश में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। तो ध्यान रखना ये। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की भी अगर हम बात कर लें, स्टैटिक में आपको बताऊं थोड़े, तो स्थापना होती है 1997 में। इसमें 7 सदस्य देश आते हैं। कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और भूटान। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में ही है और अध्यक्ष हैं काजी सलाउद्दीन। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी राजस्थान के ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट का निधन हो गया। आपसे मैं प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अभी इनको 2024 में एक पद्म पुरस्कार मिला था। कौन सा वाला? पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री? तो आंसर होगा पद्मश्री। ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, और ये अभी इनको मिला था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। ध्रुपद गायक थे पंडित लक्ष्मण भट्ट इनका नाम था। कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। थोड़ा सा एक बार पद्म पुरस्कारों का क्विक रिवीजन मैं आपको यहाँ पे करवा दूं, क्योंकि बात उसी की चल रही है ना। तो इस बार 132 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण 5 को, पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 110 हैं। और भारत रत्न भी याद रखना, कितने? 5 लोगों को चुना गया भारत रत्न के लिए। भारत रत्न 5 लोगों को दिए गए। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और MS स्वामीनाथन जी। तो ये 5 के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद रखना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा निमहंस को। क्या है ये निमहंस? तो ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। और अभी इसी को हेल्थ प्रमोशन के लिए WHO ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार उन्हें मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। कौन देता है ये पुरस्कार? याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है। पुरस्कार का नाम मैंने आपको बताया नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये 2019 से दिया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में जो अच्छा काम करता है, सर्वश्रेष्ठ काम करता है, उसको ये दिया जाता है। थोड़ी सी अगर नेल्सन मंडेला जी की बात कर लें, आप जानते ही हो साउथ अफ्रीका के पूर्व प्रेसिडेंट ये रहे थे। आप कह सकते हो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति ये रहे थे 1994 से लेकर 1999 तक। उन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था, ये भी याद रखना। और जैसे महात्मा गांधी जी को भारत में बापू कह के हम संबोधित करते हैं ना, उसी तरह से नेल्सन मंडेला जी को वहां पे उनके देश में मदीबा कहते हैं। इसका मतलब होता है पिता के समान। और मैं आपको यहाँ पे लगे हाथ ये भी बता दूं कि 2 ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनको हमने हमारा सर्वोच्च सम्मान, जिसे आप भारत रत्न कहते हो, उससे सम्मानित किया है। एक का नाम तो मैंने अभी आपको बता दिया, नेल्सन मंडेला। दूसरे व्यक्ति का नाम आप बताओ। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपको, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना। आता है तो बताना, नहीं आता है तो सर्च करके बताना, लेकिन बताना जरूर, जिससे आपको ये याद हो। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ प्रश्न, ताकि आपको चीजें याद रहे। जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आपके दिमाग में उसका आंसर आता है, आप उसको लिखते हो, तो आपका रिवीजन होता है। और नेल्सन मंडेला जी के सम्मान में एक दिवस भी मनाते हैं, नेल्सन मंडेला डे, 18 जुलाई को। अच्छा, ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल। आप जानते हो भी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मिला था। गीता प्रेस गोरखपुर आप सभी जानते हो 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था, बताया था मैंने आपको। और अली अबू अब्बाद और डेनियल बरेन बोइम इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला था इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने रॉस सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर अपना एक नया रिसर्च स्टेशन जिसका नाम है क्विनलिंग, इसका उद्घाटन किया है।
और इस तरह से आप कह सकते हो ये चाइना का 5वां अनुसंधान स्टेशन है। और वैसे अंटार्कटिका में हम भी 3 हमारे अनुसंधान केंद्र स्थापित कर चुके हैं। कौन कौन से मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला था भारती नाम से, फिर दूसरा मैत्री नाम से और तीसरा दक्षिण गंगोत्री नाम से। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए ना कि भारत ने आर्कटिक के अध्ययन के लिए कौन कौन से मिशन लॉन्च किए, तो एक ही लॉन्च किया है, हिमाद्री उसका नाम है, ये ध्यान रखना। अंटार्कटिक और आर्कटिक किसे बोलते हैं ये वैसे सबको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर एक आध को नहीं पता तो मैं बता दूं। नॉर्थ पोल की साइड जो है उसे आर्कटिक बोलते हैं और साउथ पोल की साइड जो है उसे अंटार्कटिक बोलते हैं, ध्यान में रखना। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विल्सन मैसिव है। और अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी याद रखो माउंट इरेबस है। और भारत का भी एकमात्र जो ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरन द्वीप, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने, तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। बुमराह तो टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। इससे पहले ये वनडे और T20 फॉर्मेट में भी नंबर 1 रह चुके हैं। और इस तरह से हमने कहा क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में टॉप पर रहने वाले ये विश्व के पहले गेंदबाज बन गए। कौन? बुमराह, जसप्रीत बुमराह। अच्छा, अगर मैं पूछूं अभी किस क्रिकेटर को अभी अर्जुन अवार्ड मिला, तो याद रखना मोहम्मद शमी को। और एकमात्र महिला घुड़सवार कौन है जिन्हें अभी अर्जुन पुरस्कार मिला, इसका उत्तर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी दोसमोचे महोत्सव कहां पे मनाया गया था, तो आंसर होगा लद्दाख में। कौन सा महोत्सव? दोसमोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया था। ये बौद्ध मठ का फेस्टिवल है और इसमें मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है। बुराई को खत्म करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ध्यान रखना। ये कुछ और महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूज में रहे थे, आपने पढ़े भी होंगे। जैसे कि लोसांग महोत्सव, ये सिक्किम में मनाते हैं। एक लोसर फेस्टिवल याद रखना, ये लद्दाख में भी मनाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड में मनाते हैं। थाईपुसम तमिलनाडु का है। और बथुकम्मा जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू त्योहार भी तेलंगाना का ही है, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पूछ रहे हैं अभी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहां पे शुरू हुई या किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की थी, तो आंसर होगा राजस्थान। तो ये जो योजना है ये मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए है और उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा जिनकी उम्र 18 से लेके 45 वर्ष के बीच में होगी। तो इसमें क्या होगा, उन्हें 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक का प्रीमियम हर महीने भरना होगा। और जब वे 60 साल के हो जाएंगे तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में 2000 रुपए मिला करेंगे। अब आप कहोगे तो वृद्धावस्था पेंशन हो गई। नहीं, वृद्धावस्था के लिए जो पेंशन होती है जिसे आप कहते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन, वो तो इसके अलावा जो मिलती है वो मिलेगी ही सही, उसके अलावा इसका भी फायदा मिलेगा क्योंकि आप प्रीमियम भर रहे हो ना उसका, तो उसका बेनिफिट है वो। तो अभी पेंशन से संबंधित एक योजना हमने पढ़ी थी, पुरानी पेंशन योजना। इसको शुरू करने वाला भी पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना था? सिक्किम बना था। अगर मैं पूछूं अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 में। और विश्वकर्मा से एक योजना आपको याद आ रही होगी, सेंट्रल की योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो शुरू की थी मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को। ये योजना कारीगरों के लिए है। कारीगर में जैसे लुहार आ गए, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, ये सब आ गए। और इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कितने सेक्टर, कितने फील्ड के लोगों को इसके लिए चुना गया है? 18 फील्ड, 18 सेक्टर चुने गए हैं इस योजना के लिए। 18 फील्ड मतलब 18 सेक्टर मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कि लुहार हो गया, सुनार हो गया, कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, मूर्तिकार हो गया, तो इसी तरह से 18 सेक्टर के लोगों को या उनके लिए ये योजना है। और इसे अभी लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना था कौन सा? जम्मू कश्मीर। इसमें 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन है, तो ध्यान रखना वो। फिर अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अभी देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। तो याद रखना है IIT कानपुर ने ये देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल बनाई है। मतलब इसके अंदर ये जो फोटो में आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटो यहाँ पे आपको ये पाइप दिख रहा होगा, ये टनल है। और इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो हाइपरसोनिक स्पीड से मूव करेगा। अब ये ऐसा इन्होंने बना दिया, इससे फायदा क्या होगा? तो इससे हमें हाइपरसोनिक कंडीशन मिल जाएगी जिससे आप स्टडी कर पाओगे, उसकी टेस्टिंग कर पाओगे। कुछ भी आपको टेस्ट करना है, जैसे कि कोई मिसाइल वगैरह आपको टेस्ट करनी है कि हम इस तरह की मिसाइल बनाएंगे तो क्या होगा, तो उस तरह की स्पीड आपको यहाँ पे मिल पाएगी। तो यह है हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल।
सिंपल सा याद रखना किसने बनाया, आईआईटी कानपुर ने। तो इससे इनोवेशन में मदद मिलेगी। इसका नाम S2 है या जिगर ठंडा है। और आईआईटी से अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस आईआईटी ने अमृत टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था जिसका उद्देश्य है पानी से आर्सेनिक को हटाना, तो आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी मद्रास ने याद रखना देश के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे शुरू किया, ये अफ्रीकी देश है तंजानिया। तो तंजानिया के जांजीबार में किया था और उसमें पहली महिला डायरेक्टर बनाया था प्रीति अगलायम को। और देखो स्पीड से 3 तरह की स्पीड मैं आपको बताता हूँ जब भी हम बात करते हैं कोई मिसाइल वगैरह की, कई बार बताता हूँ। तो सिंपल सा पहले तो ये याद रखो कि जो साउंड की स्पीड होती है उसे हम कहते हैं 1 मैक। तो अगर किसी मिसाइल के या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से कम होती है तो उसे सबसोनिक स्पीड कहा जाता है। 1 से लेकर 5 के बीच में होगी तो सुपरसोनिक स्पीड कहा जाएगा, जैसे कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल इसी के अंदर आती है। और 5 मैक से ज्यादा है तो उसे हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाएगा। आपको याद भी हो तो अभी बता दूं मैं, 7 मैक स्पीड की गन की टेस्टिंग की थी शिप से, जहाज से। किस देश ने पहली बार ऐसा किया था? जापान ने किया था। ये रिवीजन करवा दिया मैंने, लगे याद, ध्यान में रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। देखो फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहां पे होगा? तो भारत में होगा, इसीलिए प्रश्न करा रहा हूं मैं आपको। हैदराबाद आंसर होगा। और आपको बताइए फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये 3 देशों में हो रहे होंगे, मतलब अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और इसके लिए जो क्वालिफायर मैच है वो भारत में होगा। और पहली बार भारत में होगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए कोई क्वालिफाई मैच। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया ना, कहां पे होगा ये? तेलंगाना के हैदराबाद में। और किन के बीच होगा? भारत वर्सेस कुवैत। फिर आपसे पूछ रहे मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी किसने? महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र सरकार। और क्या था इसमें यह बताया गया था कि जो लोग शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उन्हें 3,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना ये। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता कौन रहा? उप विजेता पूछ रहा हूं मैं, रनर अप। तो आंसर होगा भारत। अच्छा, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 ये इस बार इसका 15वां संस्करण था। जनवरी फरवरी में हुआ था ये। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। एक्चुअली में पहले ये श्रीलंका में होने वाला था, फिर आपको याद होगा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पे बैन लगा दिया था, सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया साउथ अफ्रीका में। तो ये हो चुका है, इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने 4थी बार, और इस बार उप विजेता रहा भारत। सिंपल सा याद रखो। तो ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है, तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके काम की है, एग्जाम में काम आएंगी। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो हम डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में समझ लेते हैं। लेकिन कभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही जाते हैं, जैसे कि आज के सेशन में थे, तो थोड़ा समय देना ही पड़ जाता है। तो वैसे तो हमारा एवरेज जो टारगेट रहता है मेरा 10 से 11 मिनट 12 मिनट का रहता है कि डेली इतने की आपकी क्लास लेकर के आऊँ रिवीजन की। लेकिन कभी कभार क्या होते हैं, क्वेश्चन इस तरह के हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है 10-12 मिनट में ख़त्म करने के चक्कर में मैं जल्दबाजी करूं। तो कभी कभार थोड़ा सा 15 मिनट 16 मिनट 14 मिनट भी हो जाता है। तो और पढ़ाई के लिए समय दे रहे हैं भाई, तो इसमें इतनी चिंता मत करा करो। कोई ऐसा नहीं है कि 2 घंटे आपको घुमाने बोलने के लिए 3 घंटे लेकर के जा रहा हूँ। तब तो आपको भी सही कि आपने तो बोला था 2 घंटे ही घुमाओगे, आप तो 3 घंटे घुमा रहे हो, हमारा समय खराब कर रहे हो। आपका रिविजन ही करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में काम आएगा, आपको नंबर दिलाएगा। और अगर मेहनत अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, सपोर्ट भी किया करो यार। सपोर्ट नहीं करते हो आप लोग, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आपको। तो शेयर ज़रूर करना, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।